नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। एक ऐसे छोटे देश की कल्पना कीजिए जिसका जन्म सोवियत यूनियन की वजह से हुआ और जन्म के 5-6 साल के भीतर ही लगभग मृत्यु हो जाती अगर चाइना उसे नहीं बचाता। फिर इमेजिन कीजिए उसी देश को जब सोवियत यूनियन और चीन के बीच भारी झगड़ा हुआ तो उसने दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखे, दोनों से लाभ लिया। फिर उसी देश ने सोवियत यूनियन का पतन 1990 में देखा और चीन का उत्थान वहां से देखा और फिर भी अपना फायदा लेता रहा। और फिर उसी देश ने 6 देशों की समिति जो उसके परमाणु हथियार पर बात करने आई उसको भी धता बता दिया। और फिर उसी देश ने 2022 में जब व्लादिमीर पुतिन के रशिया ने यूक्रेन पर भारी हमला किया तो गोला बारूद सैनिक भारी मात्रा में भेजे और बदले में जिसे रूस से खूब सारा पैसा मिला और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिली, जिससे थोड़ा सा परेशान होकर चीन ने वापस दोस्ती का हाथ उसी देश की तरफ बढ़ाया ताकि बैलेंस बना रहे। दोस्तों, इस अजीबोगरीब कहानी के बीचों बीच बैठा है एक छोटा सा देश जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया और जिस पर शासन पहले दिन से आज तक रहा है एक ही परिवार का, किम परिवार। आज हम इसी रहस्य की बहुत सारी परतें खोलने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक पेंडोरास बॉक्स है। तो हमारी शानदार ग्लोबल अफेयर सीरीज में जिसका आज 51st वीडियो है, हम आगे बार बार इस थीम पर लौटेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा इस शानदार कहानी में। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, स्ट्रेंज ब्रदरहुड्स, अजीबो गरीब भाईचारा। आइए काम शुरू किया जाए। इतने बड़े 2 देश, रूस और चीन, और एक छोटा सा पिद्दी सा उत्तर कोरिया। आइए इन तीनों देशों के बारे में कुछ बहुत बेसिक बातें पहले जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, रूस एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। उसका कुल नॉमिनल जीडीपी मुश्किल से $2.5 ट्रिलियन के आसपास है, जबकि चीन का है $20 ट्रिलियन और नॉर्थ कोरिया का तो मुश्किल से $35 बिलियन। भारत का आज की तारीख में 3.6 से 3.7 ट्रिलियन होगा। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश तो है ही, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मल्टीपल टाइम जोन स्पैन करते हुए, लेकिन वहां की आबादी है मुश्किल से 14.5 करोड़। चीन की है 140 करोड़। हालांकि बहुत सारे चाइनीज इंसाइडर्स का दावा है कि चीन की आबादी घट के 130, 125 या 120 करोड़ ही रह गई है, और वो क्योंकि उनका टोटल फर्टिलिटी रेट 1.1 हो गया है, बहुत तेजी से घट रही है क्योंकि उनका मोमेंटम भी जा चुका है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ये सच बाहर नहीं आने देना चाहती क्योंकि नैरेटिव बिगड़ जाएगा। इसलिए पता नहीं ये आबादी इनकी सही है या नहीं, कुछ सालों बाद पता चली जाएगा। और नॉर्थ कोरिया है 2.5 करोड़। अब इन तीनों के बीच के रिश्ते इस इतने बड़े भूभाग को डिफाइन करते हैं, especially because all 3 are nuclear powered states। ये तीनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, पावर्ड की जगह वेपन यूज करें, और इन तीनों के पास भयानक मारक क्षमता है। इस वजह से दुनिया की राजनीति में आज इन तीनों पर बहुत चर्चा होगी, लेकिन इनके रिश्ते बहुत जटिल रहे हैं। वही अब हम समझने जा रहे हैं। आप ये वाली पर्टिकुलर स्लाइड को पॉज करके, इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं, आराम से देखिएगा। तो अब हम इतिहास में गोता लगाते हैं चीन और रूस के रिश्तों को समझने के लिए, क्योंकि पहले इसको समझना होगा, तभी जाके हम उत्तर कोरिया के किम परिवार की कहानी को थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, उसके बिना नहीं। प्यारे साथियों, जब आप चीन और रूस की बात करते हैं तो याद रखिएगा दोनों साम्यवादी देश रहे पहले दिन से। 91 के बाद रशिया तो जो है वो एक प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बन गया, सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, और तथाकथित फ्री मार्केट, जो कि वो नहीं है, ओलिगार्की है। लेकिन जब दोनों साम्यवादी बने, क्योंकि चीन 1949 में बना और सोवियत यूनियन 1924 में, तो उस वक्त स्टालिन और माओ की बड़ी गजब की दोस्ती थी।
लेकिन स्टालिन और रूस यानी कि यूएसएसआर खुद को माओ और पीआरसी से ऊपर मानते थे। उनका कम्युनिज्म ऑफ द वर्कर्स वर्सेस इनका कम्युनिज्म ऑफ द पेजेंट्स, दोनों में एक जबरदस्त संघर्ष है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, लेकिन ये था। और वो बिल्कुल भी माओ को अपने बराबर नहीं आने देना चाहता था। ये हम बात कर रहे हैं 1949 के बाद के अगले 10 सालों की। ये पार्टनरशिप हो गई बहुत अनइक्वल, जो माओ को बिल्कुल भी रास नहीं आया। और जब स्टालिन की मृत्यु हुई उसके बाद माओ चाहते थे कि पूरे विश्व में साम्यवादी मूवमेंट का एक छत्र नेता माओ जेडोंग को घोषित किया जाए, जो कि दरअसल सही भी होता। इतना बड़ा देश इतनी बड़ी क्रांति करके लॉन्ग मार्च करके आए और अब स्टालिन भी नहीं है। लेकिन कोई सोवियत वाले ये मानने वाले थे क्या? इस बहुत ही ऐतिहासिक घटना को एक नाम दिया गया है, उसे कहते हैं साइनो सोवियत स्प्लिट। तो 1960 आते आते चीन और सोवियत आपस में टूट गए, यहां तक कि युद्ध की बात होने लग गई और 1969 में एक बॉर्डर पे युद्ध भी हो गया दोनों के बीच में। सोचिए, इस सब के बीच में उत्तर कोरिया अपना गेम शांति से बनाते रहा और अमेरिका ने इस भयानक स्थिति को देखते हुए मौके का फायदा उठाया और पाकिस्तान की मदद से रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर पहुंचे बीजिंग और 72 में उन्होंने बर्फ को पिघला दिया, रेप्रोचमेंट किया और अमेरिका और चीन के रिश्तों में सौहार्दता आना शुरू हो गई 72 में। हालांकि माओ की मृत्यु 76 में हो गई थी। और उसके बाद कोल्ड वॉर का जब अंत हुआ तब तक सोवियत यूनियन 1991 में पतन और दंग शाओपिंग चाइना को नई राह पर ले जाने वाले थे और उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार पूरी ताकत से बनाने में जुटा हुआ था। आज जहां तक चीन और रूस का सवाल है, दोनों में कोई फॉर्मल मिलिट्री एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, लेकिन दोनों का दुश्मन है अमेरिका, नाटो, पैसिफिक में अमेरिका की बढ़ती प्रेजेंस और उत्तर कोरिया के प्रति दोनों का स्ट्रेटेजिक लगाव। इन सब चीजों ने मिला के इन तीनों को एक कर दिया, लेकिन उनमें आपस में कंपटीशन भी बहुत जबरदस्त है। मैं वही आज बताने जा रहा हूं। तो ये पूरा बैकग्राउंड आपको इसलिए बताया कि उत्तर कोरिया का अजीबोगरीब इन दोनों के साथ भाईचारा आपको अब आसानी से समझ में आ जाएगा। केवल 3 लोगों ने आज तक उत्तर कोरिया पे राज किया है और ये तीनों एक ही परिवार के हैं, बहुत ही ब्रूटल डिक्टेटर्स हैं। आपको कुछ और सोचने की अनुमति नहीं है सिवाय इसके कि ये डियर लीडर्स हैं। तो आपका जीवन है किम इल संग, किम जोंग इल और आज किम जोंग उन। और ये नहीं होते तो भाई आपका जीवन ही नहीं होता। हर उत्तर कोरियाई को यही सबक दिया जाता है। दोस्तों, सोवियत यूनियन ने जब जापान ने पूरे कोरियन पेनिनसुला पे कब्जा कर रखा था, वो छोड़ा 1945 में, उस वक्त सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया के क्रिएशन में मदद की और किम को वहां का नेता बनवाया। बिना सोवियत यूनियन के किम परिवार अस्तित्व में ही नहीं आया होता। कोरिया का डिवीजन हुआ क्योंकि जापान के कंट्रोल में था, जापान पीछे हटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और सोवियत यूनियन ने नॉर्थ को अपने कब्जे में लिया, चाइना ने नहीं, याद रखिएगा। और वहां पर किम परिवार को ये लेकर आगे आए और किम की सारी अथॉरिटी सोवियत यूनियन से आई थी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उसके ठीक 5 साल के भीतर यहां पर अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन के झंडे तले हमला कर दिया और दक्षिण कोरिया को फैलाते फैलाते ऊपर उत्तर को भी कैप्चर करने की योजना बनाई। तब माओ ने कहा था कि हम लाखों चीनी सैनिकों की बाढ़ वहां भेजेंगे और इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। ये जितना आगे बढ़े थे उतना ही पीछे आ गए। तो ये किम परिवार का खात्मा होते होते बचा और इसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ माओ जेडोंग को, चीन को जाता है। तो यहां से ये डुअल डिपेंडेंस की कहानी शुरू होती है और उत्तर कोरिया का किम परिवार इतना चतुर निकला कि उसने जुलाई 1961 में दोनों के साथ अलग अलग संधियां कर ली और दोनों से गारंटियां प्राप्त कर ली। आज की तारीख में
रूस हो या चीन हो, ये उत्तर कोरिया की सेफ्टी की शील्ड बने हुए हैं। तो ये कहानी बड़ी लंबी मैंने आपको सरलता से बताने का प्रयास किया। समझ में आ रहा है? बहुत ही मजेदार है ये कहानी, और आम तौर पर इस टॉपिक पर डिस्कशन बहुत कम होता है। तो हमने आज इसका आगाज किया है। अब इस सीरीज में ग्लोबल अफेयर की हमारे आगे बहुत बार ये टॉपिक आएगा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर है, पूरी देखिएगा, नंबर 1 से आपको बहुत मजा आएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया तीनों के रिलेशंस पर नजर डालते हैं कि कैसे किम परिवार ने पूरा आनंद लेते हुए दोनों से लाभ उठाया और इन दोनों को आपस में एक तरह से एक दूसरे के प्रति थोड़ा थोड़ा सशंकित भी रखा। So I think the strategic game played by the three Kims have been wonderful. In fact, today's Kim, he recently welcomed Xi Jinping in Pyongyang, और वो तो बिल्कुल साफ दिख ही रहा था कि शी जिनपिंग चाहते थे कि उनका घटता प्रभाव फिर से स्थापित हो जाए, क्योंकि रूस और उत्तर कोरिया बहुत करीब आ गए। क्या गजब का खेल चल रहा है। और न्यूक्लियर मिसाइलें और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक डिलीवरी सिस्टम बना लेने के बाद अमेरिका आगे बढ़ बढ़ के डोनाल्ड ट्रंप वहां आते हैं और बोलते हैं किम जॉन्ग उन इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वी आर गोइंग टू डू वंडरफुल स्टफ देयर टुगेदर। और वहां ईरान को बोलते हैं तुझे मार डालेंगे। ईरानियों को बहुत पहले ही परमाणु। डोनाल्ड ट्रंप भी, माफी चाहता हूं डिस्ट्रैक्शन के लिए, शायद डोनाल्ड ट्रंप आज खामेनेई के लिए भी बोल रहे होते कि मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बचपन का ही दोस्त है, मेरा बचपन का ही नाता है उससे। तो दोस्तों, उत्तर कोरिया हो या चीन हो या रूस भी हो, ये एंटी कैपिटलिस्ट और एंटी यूएस रहे, तो इनमें कॉमन भावना तो शुरू से रही। और जो कोरिया का बहुत खूनी युद्ध हुआ था, वो चीन और नॉर्थ कोरिया के आपसी रिश्तों का सबसे बेसिक एक फाउंडेशन स्टोन डालने का काम वहां से हुआ। उत्तर कोरिया हमेशा दोनों पावर को बैलेंस करता हुआ आया। जैसे मैंने कहा, डुअल ट्रीटीज उसने 61 में कर ली, और सोवियत संघ के पतन के बाद चाइना से भारी मदद उसे मिली। लेकिन यूक्रेन का युद्ध हो गया तो ये रूस के साथ हो लिया और खूब मदद की, भयानक सैनिक भेजे, कई सैनिक पकड़े भी गए ना, उससे पता चला। आज की तारीख में ये जो ट्रायंगल है तीनों का, अमेरिका से ये बराबरी या लड़ना चाहते हैं, सैंक्शन से परेशान हैं, वेस्टर्न लेड सिक्योरिटी यानी नेटो से परेशान हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा खोने के लिए अगर किसी के पास है तो वो है शी जिनपिंग के चाइना के पास। $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, एक है 30 बिलियन की और एक है 2.5 ट्रिलियन की। उनके पास खोने को ज्यादा नहीं है, चाइना के पास है एक ऐसी 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो ऑलरेडी एआई में लगभग नेक टू नेक चल रही है, जो अगले 10 से 15 साल अपना पूरा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मैक्स आउट कर लेना चाहता है पीक पर, कि फिर अमेरिका से कोई टक्कर ही नहीं बचे, और जिसने रेयर अर्थ पे ऑलमोस्ट 90% कंट्रोल करके बैठा है, वो बहुत ज्यादा पंगे नहीं चाहता है, क्योंकि उससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। एट द सेम टाइम वो अमेरिका से दोस्ती भी नहीं कर सकता है। तो चाइना की कंडीशन तीनों में अलग है, लेकिन चाइना उत्तर कोरिया को हाथ से फिसलने भी नहीं दे सकता है, क्योंकि फिर वहां अमेरिका आ जाएगा, जैसे दक्षिण में अमेरिका बैठा हुआ है। यह है इनके बीच का पावर इक्वेशन, पावर डायनामिक और पावर बैलेंस। तो इसमें ही लगना फिटकरी और रंग चोखा की स्थिति किम परिवार की है। हर तरह से लाभ उठा रहे हैं और बहुत सोच समझ के एक एक कदम जमा के आगे बढ़ते हैं। एंड एज आई सेड, शायद उनका सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजिक कॉल था न्यूक्लियर वेपन्स बनाना, आईसीबीएम बनाना। देखिए, एक आदर्श विश्व में परमाणु हथियार होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे मैड होता है। एमएडी का फुल फॉर्म कमेंट थ्रेड में जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और इस पूरी अजीबोगरीब कहानी पर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक बार किम के बारे में भी कुछ बोलिएगा कि आपने उनके बारे में क्या सुन रखा है। तो इस परिवार ने इसका पूरा पूरा लाभ इतने दशकों में उठाया। 8 दशक तो हो गए और इनकी सस्टेनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब मैं कुछ आपको स्पेसिफिक माइलस्टोन्स दे दूं 1970 से 2026 तक के। दोस्तों, 1970 के दशक में क्या हुआ? चीन और सोवियत यूनियन तो एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। मैंने साइनो सोवियत स्प्लिट आपको बताया। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर पहुंच गए थे माओ के पास रेप्रोचमेंट करने, वो बताया।
इस बीच उत्तर कोरिया का किम परिवार इस गेम को देखते हुए बैलेंसिंग का खेल करता रहा, क्योंकि अल्टीमेटली तीनों के मन में न तो कैपिटलिज्म के लिए प्यार था ना अमेरिका के लिए। 1980 के दशक से चीन ओपन होने लगा, सोवियत चाइना रिलेशंस धीरे धीरे सुधरने लगे और यहां पर किम परिवार को अब थोड़ा सा डर लगने लगा कि इसमें हम कहीं वीक ना हो जाएं, क्योंकि चाइना तो कैपिटलिज्म की तरफ लेकिन अल्टीमेटली चाइना ना कैपिटलिज्म बनाना कुछ, उसने कैपिटलिज्म का फायदा उठाया और खुद को प्रॉस्परस बना लिया, लेकिन कम्युनिज्म नहीं छोड़ा, सोशलिज्म नहीं छोड़ा और बिग कैपिटल को स्टेट पर हावी नहीं होने दिया, जैसा अमूमन सारी दुनिया में हो चुका है इंक्लूडिंग इन अमेरिका। तो यहां किम परिवार थोड़े स्लिपरी विकेट पे था, लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। सोवियत संघ का कोलैप्स हो गया तो वहां से पैसा आना बंद हो गया, कम हो गया मतलब, और चाइना इनका सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया, क्योंकि यहां फेमिन भी था, आइसोलेशन भी था, अकाल यहां पे पड़ते ही रहते थे। उसके बाद अमेरिका ने बहुत कोशिश की, चीन, रूस, उत्तर कोरिया, जापान, साउथ कोरिया सबको एक टेबल पर लाया कि भाई ये परमाणु हथियार वगैरह यार तुम बनाओ मत, इससे दुनिया डिस्टेबलाइज हो रही है। उत्तर कोरिया ने मन बना लिया था कि किसी भी हालत में मैं ये तो बंद करूंगा ही नहीं। चाइना चाहता था कि वो बंद कर दे, एक समय था ऐसा, लेकिन किम परिवार के डिटर्मिनेशन ने, क्योंकि उन्हें पता था कि जहां हमने ये छोड़ा ये हमको सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मार डालेंगे, और एक्चुअली आपने लिबिया के गद्दाफी के साथ यही देखा, इराक के सद्दाम के साथ यही देखा, सब तरफ यही हुआ। लेकिन क्योंकि वो आगे बढ़ते रहे, चाइना भी नरम पड़ गया और उसने अब इनके परमाणु कार्यक्रम पे बात करना भी बंद कर दिया है। तो वो किम परिवार का ये डिटर्मिनेशन था कि हम तो बनाएंगे, हालांकि परमाणु हथियार खतरनाक ही होते हैं। अब उसके बाद आज के दशक में रूस और नॉर्थ कोरिया एकदम करीब आ गए, जिससे चाइना बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके लिए बैलेंस बनाना जरूरी है। तो शी जिनपिंग पहुंच गए प्योंगयांग, और उसके पहले उन्होंने किम को बुला लिया था बीजिंग पिछले साल। यह है कहानी एक एक पॉइंट में पिछले 7 से 8 दशकों की। और यह तो मानना पड़ेगा कि किम ने अपने दोनों इन ब्रदरहुड वाले देशों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा। भले ही उनका नेतृत्व बदलते रहे, वो जानते हैं कि दोनों बैलेंस करके चलना चाहते हैं, लेकिन इस सब में हम बड़े भाई अमेरिका को तो भूल ही गए। How can you forget me? I'm always there. You have to call me up. Yes, sir. We have just called you up. We have pulled you up. अमेरिका ने जब कोरियन युद्ध हुआ था तो उसने सबसे पहले साउथ कोरिया और जापान दोनों को अपनी सिक्योरिटी गारंटी दे दी, न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे दिया कि तुम सेफ हो। आपको याद है ना, ईरान का जो अभी युद्ध चल रहा है, आज 102वां दिन है, 102nd डे। अब वहां पर साउथ कोरिया 102वां दिन, वहां पर साउथ कोरिया के थैड को निकालकर ईरान लेके गए थे, मतलब इजराइल और यूएई और बाकी क्षेत्रों में, ताकि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस का पूरा सिस्टम मिसाइलों का। साउथ कोरिया में अमेरिका का बहुत बड़ा प्रेजेंस है, इस वजह से उत्तर ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं छोड़े और चाइना हमेशा से परेशान रहा। मैंने सोचा इसको ईरान के साथ लिंक करके बता दूं। चाइना की जब ओपनिंग हुई तो निक्सन और किसिंजर दोनों पहुंच गए थे माओ के पास। मिलिट्री प्रेजेंस आज इनकी बहुत जबरदस्त बनी हुई है और इस वजह से भी चाइना काफी सशंकित रहता है। वॉशिंगटन ने नॉर्थ कोरिया को 1990 के बाद रोकने की बहुत कोशिश की, पूरी तरह 6 पार्टी टॉक्स विफल हो गए और आगे की भी बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन आज ये स्थिति है कि पूरी तरह नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना कुछ मामलों पर एकजुट हो गए हैं। हालांकि फॉर्मल मिलिट्री संधियां करने से चीन बच रहा है, क्योंकि देन इट विल पिट चाइना डायरेक्टली अगेंस्ट अमेरिका एज अ चैलेंजर विच चाइना डजंट वांट, क्योंकि अभी उन्हें तरक्की के 10-15 साल और देखकर सुपर पावर बन जाना है, पैक्स सिनिका वापस लाना है। तो ये पैक्स सिनिका क्या होता है भैया, बताइएगा। तो किम ने गेम क्या खेला, चाइना को रूस के खिलाफ कैसे भड़का दिया? दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है, हर मौके पर किम ये दिखाते रहे कि मेरा एक पैटर्न और है,
वो भले ही आपसे छोटा हो साइज में, लेकिन वो मेरा पेट्रन तो है और इसने चाइना को हमेशा बैलेंस करने में उनकी मदद की। उसके बाद दोस्तों, सेलिंग स्ट्रेटेजिक वैल्यू। नॉर्थ कोरिया ने पिछले 4 सालों में रशिया को आर्टिलरी, मिसाइल, सैनिक, लेबर सब कुछ दिया। सैनिक तो वाकई में दिए ही हैं, बदले में फूड, फ्यूल, कैश, डिप्लोमेटिक बैकिंग और एडवांस मिलिट्री टेक, जिसमें रशिया बहुत आगे है, ये सब पुतिन ने दिया। मजबूरी थी क्योंकि यूक्रेन को हरा ही नहीं पाया अभी तक, तो उन्हें तो ये मित्रता चाहिए थी। चाइना को अटेंशन बहुत जबरदस्त देना पड़ा, वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाए और दोनों पे उनको लेवरेज मिल गया। किसी तरह उन्होंने चाइना को यह दिखा दिया कि भाई रूस हम पर ज्यादा बड़ा दांव लगा रहा है। इससे इन्हें बहुत स्ट्रेस हुआ और इस वजह से शी जिनपिंग पूरी कोशिश करके बैलेंस बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। न तो आज की तारीख में किम, जो कि एक बहुत ही खतरनाक डिक्टेटर है, काफी हत्याओं का रिकॉर्ड है पूरा एज अ शासक, वो किसी पे डिपेंड नहीं है और भयानक मिसाइलों के साथ डंके की चोट पर बेस्ट आउटकम लेके बैठा हुआ है। यह है अभी तक की कहानी। कैसी लगी आपको ये पूरी कहानी? मजा आया तो इसकी समरी बनाइए 2-3 लाइनों में और शेयर कीजिए। लेकिन मैं आपसे 1 मिनट का समय और चाहूंगा प्यारे दोस्तों। हमारा बहुत शानदार कोर्स एआई टर्बोचार्जर, इसका जो जून कोहोर्ट है वो 13 जून शनिवार को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो आइए इस लिंक को ओपन कीजिए, कमेंट में दी है, और आज के आज ज्वाइन कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप ये फुल डे लाइव कोर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। एआई आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो आपके जीवन में आ चुका है। उसे ढंग से सीखेंगे, आपके करियर को, किसी भी एज ग्रुप के आप हों, एग्जीक्यूटिव हों, स्टूडेंट हों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक गति मिलेगी। आई विल हेल्प यू टेक दैट फर्स्ट सॉलिड स्टेप। आइए और एनरोल कीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन का बटन है। हमारे 5 शानदार मेंबरशिप लेवल हैं, लगातार नए वीडियोस आते हैं, ज्वाइन करें। धन्यवाद। इसमें इस तरह की सारी सीरीज चलती रहती है और डेली ईमेल के लिए आप हमसे यहां पर अपना ईमेल शेयर कर सकते हैं। तो अब हम आपसे कल भेंट करेंगे सेशन नंबर 52 के साथ। आप और क्या क्या टॉपिक हमसे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, दीजिए लिस्ट कमेंट में, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। अब आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।